Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, Pass Education System आप तमाम बच्चों के लिए गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी के फॉल एडमिशन 2026 के लिए फिजिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एक लेक्चर लेके आ गया है। ये लेक्चर का सेशन आप तमाम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो जीके के अंदर गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी के अंदर फॉल 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं या फॉल 2027 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये लेक्चर का सेशन आप तमाम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे ये फिजिक्स के लेक्चर की डिस्कशन होगी। इसमें हम फिजिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और याद रहे कि जीके के अंदर आप लोगों को दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है आपका कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के लिए। जो टेस्ट आपका कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के लिए होता है ना, उसका टेस्ट पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास एडवांस मैथ के जो पोर्शन के एमसीक्यूज होते हैं वो आपको 30 देखने को मिलते हैं। फिजिक्स के आप तमाम बच्चों के पास 30 एमसीक्यूज होते हैं। इंग्लिश के आप तमाम बच्चों के पास 20 होते हैं। तो ये 80 एमसीक्यूज का पेपर आप बच्चों के पास कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग फील्ड के लिए होता है। और इसके लिए आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे होते हैं। सिस्टमेटिक कैलकुलेटर भी अलाउ होता है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अलावा एक जीके का टेस्ट होता है मैनेजमेंट साइंसेज के लिए। अब वो बच्चे जो मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके टेस्ट में 40 बेसिक मैथ के क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा अब तमाम बच्चों के पास इंग्लिश का पोर्शन होगा और इंग्लिश के भी आपके 40 इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। और यहाँ पे भी आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का टाइम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और कैलकुलेटर आपको सिस्टमैटिक मिलेगा, यानी जो विंडो का कैलकुलेटर होता है कुछ इस तरह करके बिल्ट इन जो कैलकुलेटर होता है उसकी एक्सेस होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो पास एजुकेशन सिस्टम ने आप बच्चों के लिए ये फिजिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चन का एक सेशन डिजाइन किया है। इस सेशन को लाजमी एंड तक देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जीके के ओरिजिनल पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा जो लास्ट ईयर्स में आ चुके हुए हैं। और ये आपको हेल्प करेंगे 2026 एडमिशंस में और 2027 एडमिशंस के लिए भी, जो बच्चे 2027 में भी एडमिशन लेंगे। और अभी आप तमाम बच्चों के पास 2026 के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो एंट्री टेस्ट है वो हमारे पास 6 से 10 जुलाई तक होने जा रहा है। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जिन बच्चों का 6 से 10 जुलाई तक टेस्ट होने जा रहा है। चाहे आपका एक टेस्ट है कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का, या कई बच्चों ने दो टेस्ट के अंदर अप्लाई किया होगा, मैनेजमेंट साइंसेज का भी और कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का भी। कई बच्चों को सुबह 9 बजे के करीब टेस्ट है, साथ में उनका दोपहर 3 बजे उसी दिन मैनेजमेंट साइंसेज का भी टेस्ट है। तो आप तमाम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नेक ख्वाहिशात, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करें। इसके अलावा अगर आप तमाम बच्चे अपनी तैयारी को प्रो लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम ने 10 फ्री मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। 20 फ्री मॉक टेस्ट है हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व करके जाने हैं। हर एक सब्जेक्ट पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ पे? आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना एक पिन हुआ हुआ कमेंट मिलेगा। उस पिन कमेंट में जाएंगे तो हमारा व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा। उस व्हाट्सएप चैनल में ये सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। साथ में आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के सर्च बार में लिखना है जीके यूनिवर्सिटी एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, और आपको हमारी एंड गेम मिलेंगे, वो भी देख के जाइए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करके जाइए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में नाम लेके आएंगे और फिर आपको 100% स्कॉलरशिप लगेगा। और जीके जैसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो जाए जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है, जिसके अंदर बहुत पीएचडी स्कॉलर्स आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, और वहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट बेहतरीन है, तो कई बच्चे होते हैं जो इवन नस्ट में भी एडमिशन हो जाता है और इधर टॉप 20 में हो जाता है, तो वो जीके को प्रेफर कर लेते हैं। तो ये आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है जीके यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि आपके एक स्केड्यूल में तैयारी हो, सिर्फ जीके ही नहीं, आप में से कई बच्चे इस चीज को लेकर परेशान चल रहे हैं कि हम जीके के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। हमारा जीके के अंदर तो ठीक है सर, आपने ये चीजें हमें प्रोवाइड कर दी, इसके अलावा हमारा एक लेआउट प्रॉपर हो, प्रॉपर वे से पढ़ना चाहते हो, प्यास के एंट्री की तैयारी करना चाहते हो, आप तमाम बच्चे फास्ट के एंट्री की तैयारी करना चाहते हो, आप नस्ट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप तमाम बच्चे 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो, 2027 में एडमिशन लेना चाहते हो, 2028 में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप तमाम बच्चों के लिए हमारा ये जो बैच है ये हाईली रिकमेंडेड है। अब हमारा जो बैच है उसमें आने के लिए आप तमाम बच्चे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। हमारे साथ वन टाइम एनरोलमेंट होगी 7,000, यू हैव टू पे वन टाइम। और इसमें हम आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाएंगे। और हमारे बैच की जो ब्यूटी है वो ये है कि हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट आपको पढ़ाया जाएगा, हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा।
बुकलेट्स मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे। हम 20-20 40-40 मॉक टेस्ट तो वैसे ही बच्चों को फ्री दे रहे होते हैं। हम खुद एक्सपेंसेस सारे करके अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए ये चीजें कर रहे होते हैं। और हमारे बैच में आओगे जिसकी मामूली सी फीस 7,000 है, तो इसमें तो हम 100 के करीब मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने या आपके दोस्तों ने या आपके रिलेटिव्स के अंदर किसी ने भी इंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, ये पास एजुकेशन सिस्टम के ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। हमारे ई कैट, बी कैट, एम डी कैट के अलग अलग बैचेस होते हैं और आपको रेलिवेंट पढ़ाया जाता है। बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं फिजिक्स के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे एक सेशन को, जिसमें आप तमाम बच्चों को उसी पैटर्न पे मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। अब जिस तरह जीके के अंदर हमारे पास टोटल कितने एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स का पोर्शन सिर्फ उन बच्चों को देखने को मिलेगा जिनका कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग का टेस्ट है। मैनेजमेंट साइंसेज वालों को फिजिक्स का पोर्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे को इनमें से कोई ऐसी चीज है जिसमें प्रॉब्लम बनता है और उधर भूल जाता है, तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और आपके पास टोटल 80 एमसीक्यूज है और इसको 120 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो देखिए, हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे, जरा आप लोगों ने पैटर्न को देखते जाना है। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज को याद रखना है, एक गोल्डन सा रूल होता है कि हमें गिवन क्या है फिजिक्स के अंदर, या कोई भी आप लोग पोर्शन सॉल्व कर रहे हो, और हमें फाइंड आउट क्या करना है और इनके बीच का रिलेशन देखना है। तो ये तीन चीजों को आप लोगों ने नोट करना है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो हमारे पास force of 10 Newton is acting on y-axis. Its component एंड z एक्सिस along z एक्सिस विल बी, उसका कंपोनेंट z एक्सिस के along हमारे पास कितना होगा। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे मुझे ये बता दो कि हमारे पास अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करूं तो वो कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। वो कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ पे मैंने z एक्सिस को बना लिया। तो मेरे भाई, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे इसका लॉजिक आप ऐसे बनाओ कि हमारे पास एक जो फोर्स लग रही है, वो किधर को लग रही है, वो हमारे पास y एक्सिस के along लग रही है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, उन्होंने क्या बताया कि एक फोर्स है जो हमारे पास कहाँ पे लग रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो फोर्स भाई हमारी यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग इधर को लग रही है 10 न्यूटन की। और हमसे इफेक्ट पूछ रहा है कि इधर इफेक्ट कितना होगा, जी एक्सिस के लॉन्ग इफेक्ट कितना होगा। तो मेरे भाई याद रख लो, जिधर फोर्स लग रही होती है ना, तो उसका इफेक्ट उधर को ही होता है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रही है ना, तो सारे का सारा इफेक्ट इसका वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अनलेस के वो ये कहते हैं कि इस फोर्स का जो हमारे पास एक कंपोनेंट है, वो वाई और जी के बीच में भी कोई इफेक्टिव कंपोनेंट है, तो फिर इसके बारे में सोचा जा सकता था। अब तो सारी की सारी फोर्स हमारी किधर लग रही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो जी एक्सिस के अलॉन्ग हमारी जो फोर्स होगी वो कितनी होगी भाई, जी एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स जो होगी वो 0 न्यूटन होगी। क्यों? क्योंकि इधर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि सारी की सारी फोर्स वाई एक्सिस पे है और जी एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। सो दैट इज वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 0 न्यूटन होगी। ओके बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, A 2 kilowatt iron is used on a 100 volt AC mains. The current in the iron will be. अब हमने करंट की वैल्यू को निकालना है। अब याद रखिएगा, पावर के रिलेशन क्या क्या होते हैं। पावर होता है P इज इक्वल टू वी आई। अगर V की जगह आई आर पुट कर लो, दैट विल बिकम आई स्केयर आर। अगर आप P इज इक्वल टू आई की जगह V ओवर आर पुट कर लो, तो V स्केयर अपॉन में R होगा। अब इन तीनों रिलेशंस को जरा चेक कर लो, ये जर्नल फॉर्म है। ये तब यूज होता है जब सीरीज हो, सीरीज में करंट और चार्ज कांस्टेंट होता है और वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है। और ये रिलेशन तब यूज किया जाता है जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो 2 किलो वाट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली गिवन क्या है, हमें पावर गिवन है। पावर गिवन है तो मैं लिख लेता हूँ पावर इज इक्वल टू 2 किलो वाट। तो इस 2 किलो वाट को मैं लिख सकता हूँ 2000 वाट, क्योंकि ऐसे यूनिट में फिजिक्स में करना होता है। इसके अलावा अगर आप वोल्टेज की बात करोगे तो वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट है। ओके, हमें करंट निकालनी है, करंट है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट ट्रिक बताया कि जब भी गिवन हो फाइंड आउट क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन देख लो। तो ये देखो, और एक और सुपर डुपर ट्रिक बताऊं, अगर कभी जिंदगी में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, ये मेरा ट्रिक याद रख लो। आप लोगों ने लिख लेना है गिवन क्या है, लिखना है, सिर्फ माइंड में रिकॉल नहीं करना है। गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, और रिलेशन समझ में ना आ रहा हो तो याद रखो, आपने मैट्रिक में, 8 में, 11वीं में, 12वीं में जितने रिलेशंस पढ़े होंगे ना, उन सारी चीजों के बारे में वो सारे रिलेशंस लिख दीजिएगा। और देखिएगा, जब आप सारे रिलेशंस लिख दोगे ना, तो आपके माइंड में फौरन से क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे रिलेशन कौन सा यूज होगा। तो अब तो हमें यहाँ पे तो
बहुत सिंपली पता चल गया कि P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। हमारे पास ये पहला ही रिलेशन यूज हो जाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई, तो पावर भी गिवन है, करंट निकालना है तो P अपॉन में V हो जाएगा। पावर कितनी है, 2000 वॉट वॉट है, और वोल्टेज कितना है, 100 है। दो जीरो से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास टोटल कितना बन गया, 20, और साथ में करंट का यूनिट एम्पेयर आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, दैट विल बी 20 एम्पेयर, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो व्हेन। भाई दो वेक्टर्स के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट कब हमारे पास जीरो होगा? पहले तो मुझे ये बता दो, ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? भाई हमारे पास है वेक्टर्स का प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई आप दो तरीकों से कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर v1 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक दूसरे वेक्टर v2 के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आया ना, वो मेरे पास एक स्केलर आ गया। उसके बाद मैंने एक वेक्टर v1 को मल्टीप्लाई किया v2 वेक्टर के साथ, तो मेरे पास अब की बार आंसर में भी एक वेक्टर आया जिसकी डायरेक्शन थी। तो याद रख लो, दो वेक्टर को ही हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। और आगे अगर हमें आंसर में स्केलर मिले, आप बोलोगे ना एग्जाम्पल, तो मैं आपको बोलूंगा वर्क। वर्क में क्या होता है, F इंटू डी, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, और आगे हमें मिली क्वांटिटी स्केलर। इस तरह की प्रोडक्ट को बोलते स्केलर प्रोडक्ट। और अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो, द आंसर इज वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आता है, वो खुद एक वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये वेक्टर हमारा किसके इक्वल आया, ये W के इक्वल आया, तो W विल बी परपेंडिकुलर अपॉन V1 वेक्टर, एंड W विल बी परपेंडिकुलर अपॉन V2 वेक्टर। ओके। अब यहाँ पे तो सिंपल सी बात पूछी गई है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, तो दो वेक्टर का जीरो कब होगा? भाई आप इसको एक्सपैंड कर लो ना, तो और आसानी हो जाएगी। तो जब इसको एक्सपैंड करो तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हमारे पास क्या बनता है, दैट विल बी ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। अब ये एन कैप है जो कि डायरेक्शन बताएगा इस पूरे वेक्टर की, जो हमारा आंसर आया। ओके। अब देखो हमारे पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल विल बी 90 साइन ऑफ 91 देता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जीरो पुट करो, तो ए बी साइन ऑफ जीरो कितना देता है, जीरो देता है। तो इसका मतलब है साइन ऑफ 0 डिग्री अगर पुट करोगे ना, तो पूरा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब जीरो आता कब है? भाई जीरो तब आता है जब आपका एक वेक्टर इधर है, आपका एक वेक्टर इधर है, और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। और इसको क्या हम बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में, इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स आर पैरेलल। वेक्टर्स आर पैरेलल, सो वी विल से दैट कि वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल विल बी 0 डिग्री, एंड द वेक्टर प्रोडक्ट विल बी जीरो। इज दैट क्लियर? उसके बाद if a body moves through a curve of radius 3 meter at a rate of 5 meter per second, then its centripetal acceleration will be equal to what? भाई मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला हुआ कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज हो जाना है, कंफ्यूज नहीं हमने होना है। पार्सियंस कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपल सी बात है भाई। गिवन जो कुछ लिखा है बिना सोचे समझे, सबसे पहली फुर्सत में रेडियस गिवन है, तो भाई लिखो ना, रेडियस हमारे पास कितना गिवन है, रेडियस हमारे पास 3 मीटर का गिवन है। ओके। 5 मीटर पर सेकंड ना समझ आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो यूनिट आपको बताएगा ये क्वांटिटी कौन सी है। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, तो भैया वेलोसिटी गिवन है ना, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ना पता चल रहा हो ना ये क्वांटिटी कौन सी है, तो यूनिट आपको बता देता है। निकालना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सो सिंपल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v² अपॉन में r। तो v², v कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 बन गया। और उसके बाद r कितना है, 3 है, तो 5 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास, दैट विल बी 25, तो दैट विल बिकम 25 अपॉन में 3। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 8 सा 24, पॉइंट लगा, 3 3 सा 9, 1 टेकन, 3 3 सा 9, और साथ में यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन विल बी 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो अप्रोक्सीमेटली 8 को चूज कर लिया जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
गॉट इट। उसके बाद है इफ वेलोसिटी इज डबल व्हाट हैपन टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वेलोसिटी को डबल किया गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितनी होगी? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र अपॉन में आर। तो यहाँ पे एक हमारे पास ये भी रिलेशन होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू वी की जगह आर ओमेगा पुट कर दो, दैट विल बी एम आर ओमेगा स्क्र। अब देखो उसने वेलोसिटी का बात की है, तो वेलोसिटी की जब वो बात करेगा ना तो इससे मुराद हमारी लीनियर वेलोसिटी होगी। ये मेरा ट्रिक याद रख लो, इसको ट्रिक को याद रख लो। जब वो वेलोसिटी की बात करेगा ना तो एंगुलर नहीं होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी को वो डबल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले वाला रिलेशन को मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे देखिएगा कि एफ सी विल बी इक्वल टू एम इंटू वी की जगह पे इसको डबल कर दीजिए और ऊपर स्केयर है और नीचे आर आ गया, तो आप तमाम बच्चों को पता चलेगा दैट विल बी एम इंटू ये फोर वी स्केयर अपॉन में आर। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे अब इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारे पास ये सारे का सारा जो वैल्यू बना ना, इसमें फोर तो बाहर निकल आया, अंदर बचा एम वी स्क्र अपॉन में आर। तो भैया जो हमारे पास न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स आई वो पहले वाले का फोर टाइम्स हो चुकी है। इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना भी करो ना, इधर से पता चल रहा है स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको डबल करोगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर टाइम हो जाएगी, इट विल इंक्रीजेस फोर टाइम। गॉट इट। उसके बाद इफ अ फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ देन स्पीड ऑफ लाइट सी एंड वेवलेंथ बिकम। तो वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास होता है? अब यहाँ पे उसने c का जिक्र किया तो भाई मैं तो c को लूंगा, c विल बी एफ लैम्डा। देखो वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, फ्रीक्वेंसी को हाफ करो, तो भाई c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे f के आ रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे तो c हमारे पास कितना हो जाएगा? सी हमारे पास कितना हो जाएगा? तो भाई जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे स्पीड ऑफ लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड ऑफ लाइट तो हमारे पास कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁸ हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद वेवलेंथ की बात करो ना, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता ही है इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से जो लैम्डा है ये नया वाला पहले वाले का डबल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से। सो वी विल से कि हमारी फ्रीक्वेंसी हाफ करने से स्पीड ऑफ जो लाइट है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो लैम्डा है ये डबल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, जो कि डायोप्टर होता है, और ये अल्फा ऑप्शन में हमारे पास गिवन है। और ये जो पावर होती है ये बराबर किसकी होती है? भाई जो हमारे पास पावर होती है ना, ये पावर बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। और ये फोकल लेंथ भी हमने किस में लेनी होती है? मीटर में लेनी होती है। फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये किस में लेनी होती है? इन मीटर्स, इन मीटर्स। तो ये सारी बातों को याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा पावर का? SI unit will be SI unit will be diopter, SI unit will be diopter। Got it? Okay। उसके बाद the speed of an object at the end of 4 successive seconds is 20, 25, 30 and 35 रिस्पेक्टिवली द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। इसका हमने एक्सेलरेशन यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन होता है क्या? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज तो हो रही है वो, लेकिन कांस्टेंट मैनर में हो रही है। 20 से 25, 25 से 30 हो रही है, 30 से 35 हो रही है। तो भाई स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट अमाउंट में। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो तो तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनता है। तो यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे देखोगे तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो 5 का चेंज आ रहा है। सो द एक्सेलरेशन विल बी 5 mi पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास जो आंसर में बनेगा दैट विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अच्छा जी, तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितना बना। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा बना जैसे 25 जो हमारे पास माइल्स पर और
और इसमें से माइनस करो 20 माइल्स पर और डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो ये कितना बन जाएगा 5 माइल्स पर और ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गैस 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड occupies a volume of 6 liter. If the temperature is increased to 127 degree, what will be the volume of gas? वॉल्यूम ऑफ गैस तो चार्ल्स लॉ ने बोला था टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो सॉरी, हमारे पास जो चार्ल्स लॉ ने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम और जो हमारे पास होंगे प्रेशर इनवर्सली। अब बॉयल ने बोला था कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर हमारे पास, चार्ल्स लॉ ने में ये बोला था कि हमारे पास जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली है। बॉयल लॉ ने ये बोला था कि वॉल्यूम और जो प्रेशर है ये एक दूसरे के इन्वर्सली हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हमारे पास रिलेशन है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक रिलेशन को देखो तो हमारे पास वो रिलेशन कौन सा बन जाता है टेम्परेचर का। हमने कौन सा टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर तो T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, वॉल्यूम V1 गिवन है, वॉल्यूम V2 हम लोगों ने निकालना है। तो अब तमाम बच्चे ऐसे कर सकते हो कि वॉल्यूम पहले टेम्परेचर को देख लो। T1 टेम्परेचर हमारा कितना है 27 डिग्री सी है, इसमें आप ऐड कर लो 273, सो दैट विल बी 300 केल्विन। भैया T2 टेम्परेचर की बात कर लो, वो कितना गिवन है 127 डिग्री सी, इसमें 273 ऐड कर लो, सो दैट विल बी 400 केल्विन। अब हमने निकालना V2 है, सो V2 विल बी व्हाट, ये हो जाएगा V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइडेड बाई T1। ऐसे ही रिलेशन हमारा बनेगा। अब इसमें वैल्यूज को प्लग इन कर लीजिए। अब देखिएगा कि V2 विल बी इक्वल टू V1 कितना है 6 लीटर्स, T2 कितना है हमारे पास 400 केल्विन है, डिवाइडेड बाई T1 कितना है 300 है। तो अब तमाम बचे 300 से 3 2 6 4 2 8, सो V2 का वैल्यू कितना आ गया 8 लीटर्स आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी 8 लीटर्स, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो इस तरह करके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है हल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल द बॉम्ब विल रीच अ ग्राउंड इन 5 सेकंड। व्हाट द एल्टीट्यूड द प्लेन अप्रोक्सीमेटली। एल्टीट्यूड की बात हमसे पूछी जा रही है, यानी एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट हमसे पूछी जा रही है। तो मैं सिंपल सी बात आपसे ये पूछता हूँ, जब उस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, यानी अगर हमारे पास ये एक प्लेन है और इस प्लेन मूविंग प्लेन में से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, तो इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास कितनी थी 0 थी। हाइट निकालनी है, क्या ये रिलेशन पड़ा हुआ है, एस बराबर है VIT प्लस हाफ AT²। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये डिस्टेंस हमारा क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है, साथ में T आ गया, और ये बन जाएगा हाफ, और A की जगह पे ये बन जाएगा GT²। क्या ये पूरी की पूरी इक्वेशन आप लोगों को समझ में आती है? ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन इस तरह बन गई। अब हमें एल्टीट्यूड ही तो निकालना है भैया, एल्टीट्यूड निकालना है, बस काम हल हो गया। अब H का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा ½ GT²। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन चुकी है ½ GT² के अंदर, तो अब हाफ का हाफ हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब जी की जगह पे हम वैल्यू 9.8 को यूज कर लेंगे। अब टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास 5 है। मैं अक्सर बताता होता हूँ कि 5² को हमेशा 5 × 5 लिख लो। अब देखो इसका पॉइंट खत्म करोगे तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे चेक कर सकते हो 5 2 10, ये क्या बन गया 5 2 10। तो यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे अब इस चीज को इधर देख लो, तो ऊपर अगर देखोगे तो 98 मल्टीप्लाई बाई 5 है, और नीचे अगर आप लोग देखोगे 2 × 2 कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे कर लो, 2 2 4, 2 4 8, 2 9 18, ऐसे ही है। अब 49 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 49 को 5 से करेंगे 9 5 45, 5 टेकन 4, 5 4 20 और 4 24। तो बच्चों ये बन गया 24 5 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको चेक कर लो, 2 1 2, 2 2 4 और 2 2 4, तो 122 के करीब तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ये बना ही बना, और आगे 0.5 बन गया 122.5। एल्टीट्यूड निकाला है तो साथ में मीटर आ गया। अगर आप इसको देखोगे तो क्लोजेस्ट हमारी वैल्यू किसके करीब आ रही है, दैट इज 125। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बने, दैट विल बी 125 मीटर। इज दैट क्लियर?
ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा बहुत हो सकता है, सोल्यूशन हमारा यही होगा, इट शुड बी लाइक 122.5। व्हाट इट, ओके। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 2 किलोवाट आयरन इज यूज फॉर 100 वोल्ट एसी, द करंट इन द आयरन विल बी। अक्सर ये भी देखा गया कि जीके के अंदर ना कुछ बच्चों का ये भी बताना था कि एमसीक्यूज कुछ रिपीट भी हो जाते होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा सुना है जो बच्चे दे के आते हैं, तो हर क्वेश्चन आपका डिफरेंट ही होगा वैसे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने निकालना क्या, करंट निकालना है, तो करंट विल बी पावर अपॉन में वोल्ट। तो यहाँ पे देखो पावर कितना है 2000 डिवाइड बाय वोल्ट कितना है हमारे पास 100 है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको यहाँ पे कर लिया, दैट विल बी 2000 अपॉन में 100, 2000 अपॉन में 100। अच्छा बच्चों, तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे यहाँ पे एक चीज को नोट कीजिए कि ये दो सिफरें दो सिफरों से कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास बन गया 20 एम्पियर। सो राइट ऑप्शन विल बी 20 एम्पियर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया 12 वाला, कि अ पर्सन राइडिंग अ बाइक विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड applies brakes and stops after covering a distance of 10 meter. If the bike was moving 30 meter per second and the brakes apply the same constant force, what will be the stopping distance? देखो मैं अक्सर एक चीज बताता हूँ कि जितना भी लेंथ न्यूमेरिकल है गिवन जो है फाइंड आउट क्या करना, रिलेशन ढूंढो। इन चक्रों में ना पड़ो कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, अच्छा ब्रेक्स लग रही है, वो साइकिल वाला बंदा है या बाइक वाला बंदा है, वो गाड़ी वाला, इन चीजों से ऊपर निकलो। गिवन क्या फाइंड आउट क्या करना, रिलेशन देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर देखो तो सही, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जिसको मैं वी आई मान लेता हूँ, वो 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो मैं सवाल हल कैसे करता हूँ, ये चीज सीखो। फाइनल वेलोसिटी मैंने जीरो मानी, अब आप मुझे बताओ क्यों मानी। भाई ब्रेक लगी, उस ब्रेक लगने से हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हो जाएगी जीरो। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पे पहला जो है उसको S1 कह लो, 10 मीटर है, क्योंकि आगे भी वो स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा था। अब कांस्टेंट ब्रेकिंग फोर्स से हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन नहीं बनेगा, वो डीसेलरेशन बनेगा। तो सबसे पहले तो देखो ना हमारे पास वो डीसेलरेशन की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ। मुझे बताओ वो जो डीसेलरेशन जो वो बनेगा उसकी वैल्यू क्या है। तो आप लोग बोलोगे कि इधर तो नहीं गिवन है, तो मैं आपसे कहूंगा VF² माइनस VI² इक्वल टू 2AS, यही कोई ये लगा लो। VF तो जीरो हो गई, ठीक है, VF तो फाइनल तो जीरो हो गई, और वी आई हमारे पास कितने हैं माइनस, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और एस हमारे पास कितना है 10 है। तो आप तमाम बच्चे चेक कर सकते हो, ये एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो ए की वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भैया ये माइनस क्या शो करता है, ये माइनस उस ब्रेक की वजह से आया है जो कि डीसेलरेशन को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब यहाँ पे तो बात खत्म नहीं होती, अभी तो इसका दूसरा केस भी पड़ा हुआ है। अब दूसरे केस में देखोगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी है दूसरे हाफ के अंदर, जिसको मैं ऐसे लिख लूंगा, दूसरे हाफ में जो वेलोसिटी हमारे पास आई, दैट विल बी V2, इसको कह लो कि दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी चीज बताओ कि एक्सेलरेशन हमारा डीसेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब मुझे बताओ इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो है। S2 की बात करो तो यही तो निकालना है बच्चों। अब तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान आपको कुछ लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे चेक कर सकते हो कि हमारे पास S2 को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास VF जो है वो जीरो हो जाएगी, और उसके अलावा VI का स्क्वायर करोगे तो वो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो प्लस ये हमारे पास 2A की वैल्यू -5 है, और S निकालना है, इसको S2 कह लो। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि जीरो, और ये हमारे पास 900 के बराबर आ गया, और ये हमारे पास -10 S2 बच्चों आ गया। तो यहाँ पे ये आप लोग इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा। सो -10 S2 विल बी इक्वल टू माइनस का 900। गॉट इट। अच्छा इससे कंफ्यूज हो रहे होगे ना, तो ये हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है, ऊपर जो हमने अप्लाई किया है। तो ये हमारे पास माइनस का साइन से कैंसिल, S2 विल बी जीरो, जीरो से कैंसिल हो गया, तो 90 मीटर आया। डिस्टेंस कभी नेगेटिव आता भी नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। और यही उसने पूछा हुआ था 90, यानी S2 निकालना था। तो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट इज सी ऑप्शन, वेयर यू कैन सी ऑप्शन 90 मीटर, that will be the right option. Is that 100% clear? Any doubt, any confusion? 100% क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13,
इफ द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल द बॉडी इज मूविंग। भाई जब ये दोनों सेम है तो बॉडी किस में मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। सो हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। टू फोर्सेस आर एक्टिंग टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, the magnitude of the resultant is minimum when the angle between the forces is। भाई मैग्नीट्यूड मिनिमम हमारे पास कब होगी, तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। भाई मिनिमम रिजल्टेंट तब होता है जब कोसाइन थीटा -1 दे, यानी कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दे। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के ऊपर जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी मिनिमम। तो भैया रिजल्टेंट निकालने का सिंपल सा रिलेशन क्या होता है, वो होता है रेडिकल रेडिकल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोसाइन ऑफ थीटा। सो द वेरी बेसिक एंड द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेंबर कि कोसाइन का फंक्शन हमारे पास कैसे ऑपरेट करता है, जरा इसको आप समझ लीजिए। अगर आप इसमें पुट करते हो कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, तो कोसाइन ऑफ 0 पे तो 1 देता है, यानी अगर मैं इसकी कर्व आपके सामने ड्रॉ करूँ ना, तो कोसाइन की कर्व हमारे पास कुछ इस तरह करके होती है। जरा इसको आप देखिएगा, कोसाइन की कर्व हमारे पास ऐसे होती है, जैसे ये हमारे पास अगर मैं कर्व को ड्रॉ करूं तो कोसाइन की कर्व ऐसे हमारे पास एक कर्व है। कोसाइन 0 पे 1 देता है, कोसाइन 90 पे 0 देता है, और ये 180 पे -1 देता है। तो आप लोगों ने इस चीज को याद रख लेना है, कोसाइन 90 पे कितना देगा, कोसाइन 90 पे 0 देगा। और अगर मैं कोसाइन इंटू 180 डिग्री पुट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू -1। तो उसने तो यही पूछा हुआ है कि हमारा जो रिजल्टेंट है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। तो वो मिनिमम कब होगी, जब हमारा एंगल नेगेटिव में चला जाए। भाई पॉजिटिव भी -1 से तो बड़ा 0 होता है और 0 से बड़ा 1 है। तो हमारा कब होगा, जब ये कॉज ऑफ 180 हो, तब हमारा जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट पे आके आवर रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। आवर रिजल्टेंट्स मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड विल बी विल बी मिनिमम। ये इस पे आके क्या होगी, मिनिमम होगी। इसके बाद आप चेक करो कि मैक्सिमम इस पे होगी, 0 इस पे होगी। उसने तो क्या पूछा हुआ है, रिजल्टेंट इज मिनिमम। रिजल्टेंट मिनिमम किस पे होगा, 180 डिग्री पे होगा। सो दैट इज वाई हमारा रिजल्ट यहाँ पे 180 डिग्रीज पे मिनिमम हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन acts on a body for 0.01 seconds and changes its velocity from 10 मीटर टू 20, व्हाट विल बी द इम्पल्स। अब देखो इससे बेसिक क्वेश्चन आपको क्या ही देखने को मिलेगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो पढ़ रखा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ये तो रिलेशन बहुत बेसिक सा पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अब देखो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों की जीके में पूछे जाते हैं, प्योर लेवल के। आप लोगों को जिस तरह कहते नहीं है अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स, आपको अप्लाई करना आती है, वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब देखो अगर डेल्टा पी को मैं निकालूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ क्रॉस डेल्टा टी। अब मुझे बताओ व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये क्या बन जाता है, ये इम्पल्स बन जाता है। तो याद रख लो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स ही होता है, चेंज इन मोमेंटम भी मोमेंटम है। तो मोमेंटम का जो यूनिट और डायमेंशन है सेम गोज फॉर इम्पल्स यूनिट एंड डायमेंशन। तो इम्पल्स निकालनी है तो इम्पल्स को मैं कह सकता हूँ ये एफ क्रॉस डेल्टा टी होती है। तो इम्पल्स निकालनी है, लार्ज फोर्स कितनी लग रही है, 1000 न्यूटन की, और शॉर्ट टाइम कितना है हमारा, 0.01 है। तो भाई इन दोनों को अगर आप लोग डील करो तो यहाँ पे तो हमें वेलोसिटी का तो जरूरत ही नहीं पड़ा है। अगर इसके आप 2 0 देखो, ये 2 0 2 0 से कैंसिल कर दो। सो इम्पल्स की वैल्यू तो हमारे पास 10 आ गई, और साथ में हमारे पास जो यूनिट आएगा दैट विल बी न्यूटन सेकंड, फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकंड। सो 10 न्यूटन सेकंड विल बी द राइट आंसर। नो नीड फॉर एनी वेलोसिटी वैल्यू। भाई वेलोसिटी की वैल्यू तो उसने वैसे आपको बताई हुई है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। हमारा आंसर तो यहाँ पे निकल आता है, हमारा गिवन आंसर तो यहाँ पे, हमारा जो रिलेशन है उस रिलेशन के मुताबिक तो हमें ये चीजें चाहिए थी, फोर्स चाहिए था और टाइम चाहिए था, और फोर्स हमें यहाँ पे गिवन थी और टाइम हमें यहाँ पे गिवन था। मेरी बात समझ में आई है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि वेलोसिटी इज द क्वांटिटी डैश क्वांटिटी। वेलोसिटी आपको पता ही है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द पॉइंट ऑन अ रिम
of a wheel moves 0.2 meter when the wheel turns through an angle of 0.1 radian. What is the radius of wheel? रेडियस ऑफ व्हील हमारे पास क्या होगा? भाई देखो, जब उसने ये बात बोली ना कि अ पॉइंट ऑन अ रिम व्हील मूव्स 0.2, तो व्हील के ऊपर अगर कोई मूवमेंट होगी तो खुद सोचो व्हील के ऊपर मूवमेंट कैसी होगी। व्हील के ऊपर मूवमेंट तो कुछ इस तरह से ही होगी, ऐसे आर्क बनेगी, यानी आर्क को तो एस बोलते हैं, तो एस बराबर है आर थीटा आएगी। निकालना रेडियस है तो रेडियस विल बी इक्वल टू एस अपॉन में थीटा। तो ये मूवमेंट कितनी हुई है? 0.2 मीटर की हुई है, तो ये मूवमेंट 0.2 मीटर है। नीचे थीटा की बात करो तो 0.1 रेडियन है, और 0.1 में ही हमने करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप तमाम बच्चे देखोगे तो ये तो सीधा सा पॉइंट पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और साथ में यूनिट मीटर आएगा, क्योंकि जो यूनिट एस का होगा यानी आर का जो यूनिट होगा वही यूनिट हमारा रेडियस को होता है। ये दोनों सेम किसके लिए होते हैं? सिर्फ यूनिट वाइज सेम होते हैं। अगर नहीं है यूनिट सेम तो उन दोनों का यूनिट सेम किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी 2 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वन इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं किसे? फ्रीक्वेंसी कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब टाइम की हमारे पास क्या होती है? कैपिटल टी होती है। सो वी कैन से कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या बन जाएगी? t-1 बन जाएगी। इसको आप ये भी कह सकते हो m0, L0 और t-1। लिखने का एक ये भी अंदाज होता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा कभी कहीं पे ऐसा लिखा हो। याद रखिएगा कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये चीजें ऐसे पूरी एक्सप्लेन कर रखी हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज अ पर्सन स्टैंडिंग इन एलिवेटर विच गोज अप विद कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन एग्जिस्ट अ पुश ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर हुज वैल्यू। यानी कि वो अपवर्ड एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो वो हमारे पास वो कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग एलिवेटर विच गोज अप कांस्टेंट अपवर्ड एक्सेलरेशन एग्जिस्ट पुश ऑन द फ्लोर ऑन द एलिवेटर हुज वैल्यू। उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? तो भाई सिंपल सी बात है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर टू इट्स वेट होती है। यानी अगर हम अपेरेंट या नॉर्मल फोर्स की बात करें, मैं आपको यहाँ पे ये लिख के दे देता हूँ, जो हमारे पास जो अपेरेंट वेट होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है एलिवेटर में ना, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स होगी, जो नॉर्मल फोर्स यानी कि एन होगी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज एम इंटू जी प्लस ए होगी। ठीक है, ये अपवर्ड के लिए है, तो नॉर्मल फोर्स विल बी ग्रेटर देन द फैक्टर एम जी। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चे जरा चेक कीजिएगा, हमारे पास ऑप्शन कौन सा ये नजर आ रहा है? इज ऑलवेज ग्रेटर टू इज वेट। इज ऑलवेज ये हमेशा क्या होगी? हमेशा ग्रेटर होगी उसके वेट की निस्बत। कब भला? सिर्फ अपवर्ड केस में। किस केस में? अपवर्ड केस के अंदर। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है कि फॉरेनहाइट, जो फ़ारेनहाइट एंड केल्विन गिव सेम वैल्यू व्हेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। याद रख लो कि हमारे पास ये दोनों ना 574.6 के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जो फ़ारेनहाइट और केल्विन है ना, ये सेम वैल्यू देते हैं। और यहाँ पे आप तमाम बच्चे इसको ऐसे कर सकते हो कि फ़ारेनहाइट के अंदर हमारा रिलेशन बनता है 9/5 C प्लस 32 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि अगर हम वैल्यू के की यूज कर रहे हैं तो C+2 73.15 है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होंगे 574 के ऊपर। सो इसके करीब करीब हमारे पास जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी 576। गॉट इट? उसके बाद हमारे पास है टू वायर आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, डायमीटर ऑफ फर्स्ट वायर इज 2 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ सेकंड वायर इज 1 मिलीमीटर। द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? अब देखो, जो रेजिस्टेंस होती है ना वो डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये लॉजिक को याद रख लो, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम रेजिस्टेंस और डायमीटर की प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप तमाम स्टूडेंट्स देखो तो हमारे पास जो डायमीटर 2 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर वाला है, तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ जो हमारे पास 2 मिलीमीटर वाला है, और एक आप कह लो कि रेशो रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, तो दैट विल बी व्हाट? टू वाले का देखो, अब टू वाले का ये रेजिस्टेंस अगर उसका डायमीटर 2 है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1/2 का स्क्वायर कितनी हो गई? 1/4 हो गई रेशो। अब जो 1 वाला है 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो बनेगी वो क्या बनेगी? अब पहले उसने किसका जिक्र किया? 2 मिलीमीटर वाले का एंड 1 मिलीमीटर। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए हम कह लेंगे कि R1 अपॉन में R2। तो R1 के आगे D2 का स्क्वायर और R2 के आगे D1 का स्क्वायर। आप बोलोगे कि सर ये इसके सामने R1 के आगे D1 आना चाहिए था, तो वो तब आना था जब डायरेक्ट रिलेशन होता। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है,
इनवर्स है। तो यहाँ पे देख लो R1/R2 विल बी D2। दूसरा कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। पहला डायमीटर कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। तो रेशियो कितनी बनी, 1/4। 1/4 देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। सो द डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। इफ अ प्रेशर इंक्रीजेस 10% एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू। अब प्रेशर 10% बढ़ा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा। सो सिंपल, हमारे पास P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। तो प्रेशर 10% बढ़ा है तो V2 विल बी इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय 10%। का मतलब क्या होता है, 10/100। ऐसे ही है, तो ये कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो 0.1 हो गया, तो इसको मैं कह सकता हूं कि V2 विल बी इक्वल टू 1/1.1, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.909 V1 के बराबर आता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। ये वाला हो गया क्लियर। 23 है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0 1। दो वेक्टर का प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब ये आपस में क्या हो, पैरेलल हो। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, T-1 है। उसके बाद बॉडी ऑफ मास M ऑन अर्थ व्हेन प्लेस्ड अनदर प्लैनेट हैविंग इतना G, इट्स मास विल बी इक्वल टू। तो मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और ये चेंज नहीं होती ग्रेविटी के साथ। only weight changes with gravity। only weight weight changes with gravity। सिर्फ ग्रेविटी के साथ वेट चेंज होता है। जो हमारा है मैस वो कांस्टेंट रहता है। बट मैस does not change does not change with ग्रेविटी वैल्यू। ग्रेविटी को चेंज करोगे तो चेंज नहीं होगा, तो मैथ्स हमारा क्या रहेगा, एम का एम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 26। अच्छा जी, क्योंकि 30 आते हैं ना पूरे फिजिक्स के जीके के अंदर, तो 30 पूरे करेंगे हमारे। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पिवट पॉइंट, इसको तो मोमेंट आर्म बोला जाता है ना। उसके बाद हमारे पास है टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 100%, विच वन इज सेम। इसमें से कौन सी चीज सेम होगी, पावर इसमें सेम होगा। और इसके अलावा आप तमाम बच्चों ने याद रखना है, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और पास्ट ईयर के अंदर से यूनिवर्सिटीज के अंदर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से आप लोग करके जाइएगा। उसके बाद है विच लॉ इज एप्लीकेबल इन द मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस। तो वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज होता है। डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। फिर है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, इफ द अर्थ वाज at 1/2 of its previous distance from the sun and had the same orbital speed, the number of days in 1 year would be approximately। तो याद रखिएगा, जो t हमारे पास है ऑर्बिटल टाइम पीरियड, दैट इज 2πr/v। तो यहाँ पे r को हाफ किया गया, तो v क्या होगी, सेम होगी। तो t हमारे पास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि r को हाफ किया। तो t और r तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसने खुद बोला है कि इफ अर्थ वाज एट 1/2 ऑफ इट्स प्रीवियस डिस्टेंस, तो ये आर बेसिकली डिस्टेंस हाफ किया, तो टाइम पीरियड भी हाफ हो जाएगा। तो टाइम पीरियड एक साल का कितना होता है, 365 डेज होता है। इसको 2 पे करोगे तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे 1 गया 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 2 जा 4, और यहाँ पे 0.5, तो 182.5 डेज बनेगा। जो कि राइट ऑप्शन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली नजर आ रहा होगा। That is what, that is, dear all Persians, that is 182. B option will be the right option. So, dear students, that was all about our GK University past year question session by Pass Education System, योर ओन चैनल, जो कि आप तमाम बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरी एक एडवाइस को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एक एडवाइस को हमेशा याद रखिएगा, बा अदब बा नसीब। हमेशा आपको कहीं पे भी कोई टीचर पढ़ा रहे हैं,
उनका अदब करना सीखिए, बा अदब बा नसीब। यानी कि आपको कॉलेज के टीचर हो, अक्सर ये चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि बच्चे ना बहुत बुरा भला अपने टीचर्स को भी कह रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अपने कॉलेज में, अपने इस तरह करके। तो फिर एक चीज ऑब्जर्व किया तो बच्चे ना बहुत ज्यादा इस चीज पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि सर उधर हमने फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में इतनी फीस दे दी थी, सर वो उस टीचर को इतने पैसे दे दिए थे, हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो देखो, कामयाबी अल्लाह पाक की जात ने देनी है, कामयाबी आपको किसी दुनिया के उस्ताद ने आपको कामयाबी नहीं देनी है। वो आपकी तरह का ये एक बंदा है जनाब, है या बंदी है, उसने आपको मेहनत करवानी है। और मेहनत अल्लाह ने हमारे हाथ में रखी हुई है कि हम मेहनत करें, उसके फजल से इंशाल्लाह मेहनत पूरी करेंगे। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, रिजल्ट किसी और बंदे के रिजल्ट, सारी चीजें ये मामले अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह की जात खुश होगी जब आप अदब से इल्म हासिल करोगे। तो अपने अंदर अदब पैदा कीजिए। आपका कॉलेज में कहीं पे भी टीचर है तो उन सारे टीचर्स का मैं वकील बन के आपसे बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप हमारे पास एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स की करते हो ना रिगार्ड, बहुत ज्यादा आप मोहब्बत दिखाते हो, बहुत फीडबैक देते हो, ऐसे हर टीचर की रिस्पेक्ट करो। हाँ, जहाँ पे इशू है, जहाँ पे फॉल्ट है, वो नॉमिनेट करते रहेंगे, और वो नॉमिनेट करने वाले बड़े लोग हैं, आप लोगों को उसमें जरूरत नहीं है। बच्चा नॉर्मली एक ऐसे कोई बोल बोल दे, कोई ऐसी चीज बोल दे ना, तो उसके फ्यूचर का सवाल होता है, आपका करियर है पूरा। तो आपने इन चीजों को ऐसे नहीं देखना होता। ये चीज मेरे दिल में थी तो मैंने कहा मैं किसी अपनी वीडियो के अंदर ना ये बच्चों को एक थोड़ी सी एडवाइस कर दूंगा। बाकी बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, आपका 6 से 10 जुलाई तक टेस्ट भी आ रहे हैं। तो ये सारी एफर्ट पास एजुकेशन सिस्टम आप बच्चों के लिए करता है। अब आप बच्चों ने करना क्या है, वो बच्चे जिन्होंने 2027 एडमिशन्स के लिए अपने सिबलिंग्स को बताओ, अपने जूनियर्स को बताओ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम रात को 3-3 बजे फजर से पहले फजर पढ़ के हम इधर रिकॉर्डिंग पे लगे हुए हैं, 4-4 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस पे तो हमने कोई पैसे भी नहीं लगाए होते हैं कि हमने इस पर पैसे रखे हुए हैं कि वीडियो देखने के आप लोगों में चार्ज करो, फ्री मॉक टेस्ट दिए। अब जरा देखो तो सही, हमारी वीडियोस यूट्यूब पे कितनी आती हैं। ये बनाने वाले कोई रोबोट नहीं है, ये कोई बनाने वाले ऐसे नहीं है कि जिनका खुदा ना खास्ता कोई घर बार नहीं है, जिनका दोस्त या कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये जिनको कोई फैमिली सर्कल नहीं है, शायद आपसे ज्यादा बड़ा सर्कल होगा, लेकिन वो अपनी उन सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके आप बच्चों के लिए दिन भर रात एफर्ट्स कर रहे हैं। आप बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बना रहे हैं, सिर्फ आप बच्चे, तुम लोगों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लगे हुए हैं दिन भर रात। तो हमेशा ऐसे सारे जो जितने भी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए चीजें करते हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे इल्म हासिल कीजिए, अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, और अपने रिजल्ट इन बच्चों की तरह लेके आने हैं। हमारा 2027 एडमिशन्स के लिए न्यू सेशन अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहा है। लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बनिएगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह इसी तरह के एक सेशन आपको एडवांस मैथ पे भी मैं दे दूंगा, ऐसे ही एक सेशन में आपको बेसिक मैथ पे भी दे दूंगा, और ऐसे एक सेशन में आपको इंग्लिश पे भी दे दूंगा। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।